वेलकम टू शुक्ला आईडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला आईडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं मित्रों। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे बीए तृतीय वर्ष समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी विषय है आज का, और जिसके अंतर्गत हम फर्स्ट पेपर के बारे में आज चर्चा करेंगे। फर्स्ट पेपर आपका होता है मित्रों, फर्स्ट पेपर का नाम है फाउंडेशन ऑफ सोशल थॉट्स, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं सामाजिक जो है विचारों का आधार। सामाजिक विचारों का आधार यानी फाउंडेशन मीन्स आधार होता है, आप सोशल थॉट्स यानी सोशल थॉट्स मीन्स होता है सामाजिक मुद्दे या फिर सामाजिक विचार। ओके, तो फर्स्ट पेपर इससे होता है, इसका फर्स्ट पेपर का नाम है। सेकंड पेपर इसके बाद होता है। सेकंड पेपर में आपको पढ़ना होता है सोशल रिसर्च मेथड्स। तो सोशल रिसर्च जो मेथड होता है यानी जो सामाजिक शोध विधि होती है, सामाजिक शोध की प्रक्रिया होती है, वो किस प्रकार से होती है, सेकंड पेपर के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। प्रश्न पूछा था सोशल रिसर्च मेथड्स में, जैसे पिछली बार 2020 के परीक्षा में बात की जाए तो प्रश्न पूछा गया था कि सामाजिक सर्वेक्षण से क्या समझते हैं आप। इसको बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा गया था। अर्ध सहभागी अवलोकन क्या है, ठीक है। अनुसूची क्या होती है, शेड्यूल जिनको बोला जाता है। दैव निदर्शन क्या होता है, रैंडम सैंपलिंग, ठीक। ये सभी प्रश्न पैसे पूछे गए थे। माध्य के बारे में पूछा गया था, ठीक। तो इन सभी मुद्दों पर मैं इन सभी चीज़ों को बताऊंगा, ठीक है। तो उस सभी सारी चीज़ें जब होंगी तो वो सेकंड पेपर में हम चर्चा कर लेंगे। आज मेन मोटिव है मेरा फर्स्ट पेपर का एक प्रश्न करवाना जो कि वर्ण व्यवस्था पर आधारित है, और ये प्रश्न एग्जाम में जो है 2020 में भी पूछा गया था, और उससे पहले वाले जो प्रश्न एग्जाम है उनमें भी ये प्रश्न लगातार से पूछा जाता है। 18 वगैरह के पेपर में आप देखेंगे तो वर्ण व्यवस्था से एक ना एक प्रश्न जरूर मिलेगा। देन दोस्तों, तृतीय प्रश्न पत्र जो होता है आपका बीए तृतीय वर्ष में समाजशास्त्र का, वो होता है सामाजिक मुद्दों पर क्या निबंध। तो ऐसे लिखना होता है किस पर, ऑन सोशल इश्यूज। आप ध्यान होगा आपको, आपने बीए सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा सेकेंड पेपर सोशल इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स, ठीक। तो सोशल इशू आप पढ़ चुके हैं। अब उन सोशल इशू पर आप किस प्रकार से निबंध लिखते हैं, इस के बारे में आपको जो है तृतीय प्रश्न पत्र में पढ़ना है समाजशास्त्र के तृतीय वर्ष में बीए के, ठीक है। तो कुल मिलाकर सामाजिक मुद्दों पर किस प्रकार से निबंध लिखने, जैसे निबंध में आपका नेशनल इंटेरिगेशन हो गया, ठीक। उसके बाद में टेररिज्म पर हो गया, ठीक। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, मतलब इंडिया जो है वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो किस प्रकार से प्रभाव डालती है, ठीक। टेक्नोलॉजी यानी इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडिया की, ठीक है, किस प्रकार से है तो क्या प्रभाव डालती है। जैसे वुमन एम्पावरमेंट पे भी पूछ सकता है, ठीक है। करप्शन इन इंडिया पर भी निबंध आता है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन पर आता है, ठीक। इसी प्रकार से विभिन्न क्षेत्र में निबंध जो है पूछे जाते रहते हैं आए दिनों। तो उन सभी पर मैं चर्चा करूंगा, ठीक है मित्रों। तो उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो हाँ, इस प्रकार से आपने जो है समझा कि आपके जब समाजशास्त्र आप बीए थर्ड ईयर में चुनते हैं विषय, तो उसमें किस प्रकार के प्रश्न, मतलब कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी तो प्रश्न नहीं समझा, लेकिन हाँ ये आपको ये लग गया होगा कि हाँ सोशियोलॉजी के फर्स्ट पेपर में क्या पूछा जाना है, मतलब किस प्रकार का प्रश्न होता है, प्रश्न पत्र का क्या नाम है। सेकंड पेपर के प्रश्न पत्र का क्या नाम है, सोशल रिसर्च मेथड नाम है। उसके बाद में आपका थर्ड पेपर का क्या नाम है, जिसमें इशूज आते हैं, मतलब जो प्रॉब्लम मुद्दे होते हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उन पे निबंध किस प्रकार से आपको लिखना, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, अब हम बात करते हैं अपने प्रश्न पत्र के बारे में कि प्रश्न पत्र में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो वही पुराना वाला फंडा है, जैसे आप फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में पेपर दिए हो। सेकंड ईयर में इससे पूछा जाता था कि मतलब 3 प्रश्न पत्र डिवाइड होते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड होता है। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ठीक। और अटेम्प्ट एवरी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ सेक्शन ए जो होता है इन अबाउट 50 वर्ड्स उसको लिखना होता है, ठीक। और उसके बाद में 2 मैक्सिमम मार्क्स इसके मिलते हैं, मतलब 2 नंबर मिलते हैं, ओके। इसी प्रकार से होता है। इसी प्रकार से सेक्शन बी में 200 वर्ड इन अबाउट 200 वर्ड्स, ठीक है, कंटेनिंग 10 मैक्सिमम मार्क्स, 10 नंबर इसके मिलते हैं। एंड एनी 2 क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन सी ईच इन अबाउट 500 वर्ड्स कंटेनिंग 15 मैक्सिमम मार्क्स, मतलब 15 नंबर मिलते हैं सेक्शन सी के प्रश्नों को करने पर। अब सेक्शन सी के प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, तो दीर्घ उत्तरीय वाले प्रश्न होते हैं, जिसको हम बोलते हैं दीर्घ उत्तरीय को ही हम बोल देते हैं। कौन सा प्रश्न बोलते हैं हम, तो उसको हम बोलते हैं, उसी को हम विस्तृत उत्तरीय के नाम से जानते हैं।
तो प्रश्न जो सेक्शन ए वाला होता है उसको वो अति लघु उत्तरीय फॉर्म में होता है। सेक्शन बी वाला जो प्रश्न होता है वो लघु उत्तरीय में होता है। सेक्शन सी वाला जो प्रश्न होता है, सेक्शन सी वाला प्रश्न किस में होता है मित्रों? तो सेक्शन सी वाला जो होता है वो दीर्घ उत्तरीय यानी विस्तृत उत्तरीय में होता है, जिसको हमें 500 शब्दों में, सेक्शन बी वाले प्रश्नों को 200 शब्दों में, सेक्शन ए वाले प्रश्नों को हमको जो है कितने शब्दों में, 50 शब्दों में लिखना होता है। यही होता है पेपर का ट्रेंड और इसी प्रकार से पेपर पूछा जाता है। आप सेकेंड ईयर में दे चुके हैं पेपर, मुझे ज़्यादा उस बारे में नहीं बताना है, ठीक। तो ये पेपर से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि हालांकि एक प्रश्न लगातार पूछा जाता है हमेशा, आप सेकेंड ईयर में भी पूछा जाता है कि इमाइल दुर्खीम का जो आत्महत्या का सिद्धांत है उसको परिभाषित करें, या फिर इमाइल दुर्खीम को लेकर के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में कि इनकी रचनाओं को लिखिए। सेकंड ईयर में जब आप थर्ड ईयर में यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो थर्ड ईयर में सभी विचारधाराओं को पढ़ेंगे। विचारधाराओं के बाद में उन विचारकों के बारे में पढ़ेंगे जिन विचारकों ने उन विचारधाराओं को दिया है, ठीक है। तो उसी में आ जाते हैं आपके ये सारे कौन कौन से, जैसे कि हैं इमाइल दुर्खीम हैं और भी लोग हैं, ठीक। ये सब आ जाते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर हैं, ठीक। इसी प्रकार से स्पेंसर से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। कभी कभी स्पेंसर के सामाजिक और डार्विनवाद का उल्लेख जो है करने को आ जाता है एग्ज़ाम में, तो हम जो है थोड़ा सोचने में फंस जाते हैं कि क्या मैटर है। तो स्पेंसर ने सामाजिक डार्विनवाद भी दिया है, ठीक है। तो उसको हम चर्चा करते हैं। मनु की वर्ण व्यवस्था का वर्णन कीजिए, प्रश्न पूछा गया था। अब मनु की वर्ण व्यवस्था आइए देखते हैं कि किस प्रकार की थी। मनु में बात की जाए दोस्तों तो पूछा गया था प्रश्न, और इसी पर हम बात आज करेंगे मनु के बारे में, मनुस्मृति में ब्रह्मांड आदि। और प्रश्न एक है कि क्या वर्ण व्यवस्था, एक प्रश्न पूछा था कि क्या वर्ण व्यवस्था कर है, ठीक। जन्म से कोई वर्ण व्यवस्था में आता है, या वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित है या फिर कर्म पर आधारित है, इस बात की पुष्टि करूंगा आज की वीडियो में। साथ ही मनुस्मृति में मनु ने ब्रह्मादि के लिए पृथक पृथक कर्मों की सृष्टि की है। ब्राह्मण का गुण और स्वाध्याय बताया गया कि व्रत, होम, यज्ञ, क्षमाशील, धैर्य, निर्मलता आदि ब्राह्मण अन्य ग्रंथों की अपेक्षा ज्ञान में श्रेष्ठ है, अतएव पूजनीय है। ब्राह्मण अपने आत्मज्ञान से मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। अभी आगे की वीडियो में हम इस बात की पुष्टि करते हैं। आइए हम देखते हैं थोड़ा इसके बारे में कि आखिरकार वर्ण व्यवस्था क्या होती है। देखें, वर्ण व्यवस्था का भारतीय सामाजिक संरचना में विशेष महत्व होता है मित्रों। अन्य देशों की संस्कृतियों में जहां आध्यात्म पक्ष की उपेक्षा की गई है, भौतिकवादी जीवन की अधिक सराहना की गई है, वहां पर प्रत्येक भारतीय सुख के साथ मोक्ष की प्राप्ति भी करना चाहता है मनुष्य। मनुस्मृति में ब्रह्मा लोक वृद्धि हेतु विभिन्न वर्णों को जन्म देते हैं। उनके मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य तथा पदों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। इसीलिए वेद में या फिर आपने पुराणों में उसमें एक श्लोक दिया है, वो इस श्लोक है कि ब्राह्मणोऽस्य मुखामासीद बाहुरा जान्यः कृता उरुतदस्य यद्वैश्याः पादाभ्याम शूद्रो अजायतः। अर्थात कि एक जो है विराट पुरुष है यानी ब्रह्मा है, और ब्रह्मा के जो है किससे, मुखमंडल से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, उनके भुजाओं से यानी बाहों से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई, उनके जंघा से किसकी उत्पत्ति हुई, जंघा से पेट के मतलब पेट के ऊपर भाग जंघा, ये सारी इन सभी से किसकी उत्पत्ति हुई, वैश्य की उत्पत्ति हुई। और पादाभ्याम शूद्रो अजायतः, उनके पैरों से शूद्र की उत्पत्ति मानी जाती है। वर्ण शब्द की भी उत्पत्ति ब्रू धातु से है, जिसका अर्थ होता है वर्ण करना। दोस्तों ये धातु क्या है, तो धातु हम बोलते हैं किसको, जैसे कि अगर बात करें तो हम जैसे बात करते हैं कि ये शब्द लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है, तो वहाँ पे उन शब्दों को शब्द कहा जाता है। लेकिन संस्कृत भाषा में अगर शब्दों यानी वर्णों को हम बात करेंगे तो वहाँ पे उन वर्णों को धातु कहा जाता है। धातु से हिंदी के शब्द बहुत सारे बने हैं, तो वही है धातु। जैसे अपने यहाँ पे वर्ण होता है, अक्षर होता है, वैसे वो संस्कृत का धातु होता है। लट लकार, लोड लकार, आपने ये सारी चीज़ें देखा होगा, शुरुआत में पढ़ा होगा, हालांकि अभी याद नहीं, कोई बात नहीं है, लेकिन शुरुआत में पढ़ा जरूर होगा आपने। तो वर्ण शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है वो ब्रू धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है वर्ण करना। तो वर्ण करना मतलब धारण करना। वर्ण जैसे कि होता नहीं कि आप कभी जब आपकी शादी वगैरह या फिर किसी की शादी में आते हैं तो होता नहीं कि वर वर्ण करवाते हैं, तो एक वर वर्ण होता है, एक ब्राह्मण वर्ण होता है, एक पति का वर्ण होता है, ठीक, एक पत्नी का वर्ण होता है। तो वर्ण मतलब होता है किसी चीज को धारण कर लेना। ओके, तो
पर ये आपको पता चल गया कि वो जो वर्ण शब्द है इसका क्या मतलब है। अब देखें, वर्ण शब्द का कहीं कहीं पर देखा जाए तो रंग के अर्थों में भी लिया आता है। वर्ण मीन्स होता है वर्ण विक्षेप, वर्ण अंधता एक रोग आपने पढ़ा होगा। तो वर्ण अंधता तो वो विज्ञान का टॉपिक है, बायोलॉजी का, उसको हम यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे। वर्ण अंधता में होता है कि जो लाल वस्तुएं होती हैं वो आपको हरी दिखती है, हरी वस्तुएं लाल दिखती है, मतलब लाल और हरे में भेद नहीं होता, इसलिए वर्ण अंधता जिनको होता है, जिन व्यक्तियों को, उनको जो है रेल में नौकरी नहीं मिलती, रेल मंत्रालय उनको नौकरी नहीं देता। ठीक, रेल विभाग में उनको किसी प्रकार की कोई नौकरी नहीं मिलती। ठीक, तो वर्णांधता जो होता है, वर्ण वहां से उस वर्ण का तात्पर्य कहीं कहीं लिया था रंग से। ठीक है, जैसे वर्ण विक्षेपण आपने पढ़ा होगा, विग्योर एक होता है जब सूर्य की पराबैंगनी किरणें 7 रंगों में विभाजित हो जाती हैं, तो उसी चीज को हम वहां से तात्पर्य ले रहे हैं इस शब्द का, वर्ण का। ठीक, तो कहीं कहीं पे रंग के अर्थों में भी प्रयोग लिया जाता है इस प्रकार से। कहीं पर ब्रू धातु का प्रयोग जो होता है जीविका के लिए भी किया जाता है, जैसे जीविका के लिए वर्ण करने वाला वर्ण कहलाएगा। तो जीविका के लिए जिस चीज का वर्ण जिसने किया उसको वर्ण कहा जाता है कहीं कहीं पे। अब हम बात करते हैं मनुस्मृति। तो मनुस्मृति में भी वर्ण अनेक अर्थों में प्रयोग किया गया है। मनुस्मृति में मनु ने ब्राह्मणादि के लिए पृथक पृथक कर्मों की सृष्टि करी है। ब्राह्मण के लिए ब्राह्मण का गुण है, क्या है कि स्वाध्याय करे, ब्राह्मण खुद से पढ़े, पढ़ने के बाद में क्या करे, व्रत वगैरह करे, व्रत के बाद में होम करे, होम यज्ञ, क्षमा हो ब्राह्मण के अंदर, उसके अंदर शील हो, ब्राह्मण धैर्यवान होना चाहिए, ब्राह्मण निर्मलता उसके अंदर होनी चाहिए, कूट कूट कर भरी होनी चाहिए। और एक बात और कि विप्र वह जो धर्म न टरी, तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है कि विप्र वह जो धर्म न टरी। और भी विप्र के बारे में लिखा कि क्या लिखा कि इंद्र कुलिस मम सूल विशाला, काल दंड हरिचक्र कराला, जो इनकर मारा नहीं मरई, विप्र द्रोह पावक सो जरई। इस प्रकार से उनके कर्म की अलग अलग वेदों में, अलग अलग पुराणों में, ठीक है, पुष्टि की गई है इस बातों की कि ब्राह्मण का कर्म क्या होगा और उनका धर्म क्या होगा। ठीक, तो ये सारी चीजें क्या क्या, स्वाध्याय, व्रत, होम यज्ञ, क्षमा, शील, धैर्य, निर्मलता आदि ब्राह्मण के अंदर होनी चाहिए। ब्राह्मण अन्य वर्णों की अपेक्षा में ज्ञान में श्रेष्ठ होता है, अतएव वह पूजनीय होता है। तो ठीक है, विद्या ददाति विनयम, लेकिन ज्ञान जो होता है वो सर्वत्र पूजनीय होता है। तो ज्ञान और विद्या में बहुत डिफरेंस है। विद्या एक होती है, विद्या किस लिए ली जाती है, तो विद्या कोई कोई व्यक्ति होता है स्वार्थ के बस विद्या का ग्रहण, विद्या अध्ययन करता है, लेकिन जो ज्ञान होता है उसके पीछे किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं लगा होता, इसलिए ज्ञान जो है पूजनीय बनाता है व्यक्ति को। और विद्या जो होती है वो विनय देती है। विद्या तथा विनय, विद्या से विनय होती है, लेकिन आज की अगर मैं बात करूं तो अब विद्या भी नहीं रह गई। अब उस विद्या का नाम हम शिक्षा रख दिए हैं। तो आप देखेंगे शिक्षा मंत्रालय, तो पहले मानव विकास संसाधन मंत्रालय था, अब उसको बदल करके नई शिक्षा नीति आई। अब उस शिक्षा नीति के तहत अब मानव विकास मंत्रालय नहीं रह गया है। अब वो मंत्रालय कौन सा बन गया भैया, तो वो मंत्रालय हो गया है शिक्षा मंत्रालय। अब शिक्षा, विद्या और ज्ञान, इन तीनों में बहुत बेसिक डिफरेंस होता है। हालांकि किसी वीडियो में बताऊंगा कि विद्या, शिक्षा और जो है ज्ञान में क्या अंतर होता है, साथ ही भक्ति को भी जोड़ लेंगे। ठीक है, इन पर, ये भारतीय दर्शन के मूल तत्व हैं, इन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जिस समय मैं दर्शन शास्त्र पढ़ा रहा हूँ उस समय सारी चीजें बता दूंगा। ठीक, अतः पूजनीय ब्राह्मण अपने आत्मज्ञान से मोक्ष को प्राप्त करता है। संसार में जो कुछ भी धन संपदा है उस पर ब्राह्मण का अधिकार है। ब्राह्मण की श्रेष्ठता बताते हुए मनु कहते हैं कि जिस ब्राह्मण के मुख में देवता लोग, हव्य तथा पितर लोग द्रव्य खाते हैं, उस ब्राह्मण से अधिक श्रेष्ठ प्राणी कौन होगा। वह प्राणी पंच महाभूतों में श्रेष्ठ है। प्राणियों में, बुद्धिजीवियों में भी कौन श्रेष्ठ ज्ञानी और कौन कम ज्ञानी है, इस आधार पर भी ब्राह्मण पूज्य है। मनु के अनुसार ब्राह्मणों में भी विद्वान श्रेष्ठ हैं। विद्वानों में कृत बुद्धि, यानी जो शास्त्रोक्त कर्तव्य में बुद्धि रखने वाले व्यक्ति हैं वो श्रेष्ठ हैं। बुद्धिजीवियों में भी अनुष्ठान करने वाले ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, और उनमें भी जो ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण होते हैं वे श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण को श्रेष्ठ बताते हुए मनु ये भी कहते हैं कि ब्राह्मण अपना ही खाता है और अपना ही पहनता है, अपना ही दान करता है, जबकि दूसरे व्यक्ति ब्राह्मण की दया से क्या करते हैं, सबका भोग करते हैं। ब्राह्मण का मुख्य कार्य विद्या अध्ययन और आत्म अध्यापन करना है। ठीक,
ये ब्राह्मण के बारे में बताया गया। जबकि मैं बात करूं क्षत्रिय का क्या कार्य है, तो प्रजा की रक्षा करना क्षत्रिय का कार्य है, दान देना क्षत्रिय का कार्य है, यज्ञ करना क्षत्रिय का कार्य है, वेद पढ़ना क्षत्रिय का कार्य है, ठीक है, वेद सुनना क्षत्रिय का कार्य है, विषय गीत नृत्य आदि करना भी क्षत्रिय का काम कहीं कहीं पे होता है, लेकिन जो है इन सभी का लिप्त नहीं होना चाहिए क्षत्रिय के कर्म के। ये सब क्षत्रिय के धर्म होते हैं और कर्म होते हैं। बात करते हैं वैश्य की, तो वैश्य का जो कार्य होता है मित्रों, वो पशुओं की रक्षा करना होता है, कि पशुओं की रक्षा करे वैश्य। वैश्य का यह कर्तव्य है कि यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद विवाह करके कृषि कार्य और पशुपालन के कार्य में लगे। मणि मोती मूंगा लोहा कपड़ा गंध और रस आदि के मूल्य की कमी बेसी को वैश्य देश काला अनुसार ज्ञात करते हैं। यानी जो आजकल जो बनिक वगैरह हैं, बनिया जो कार्य कर रहे हैं, वो सारे के सारे वैश्य में ही आते हैं। वैश्यों का यह भी कर्तव्य होगा कि वह सभी प्रकार के बीज बोने की विधि को जाने और खेती के गुण तथा दोष तौलने के उपायों को भी ज्ञात करें, जैसे कि बांट वगैरह जो प्रचलित हैं। वैश्य इस प्रकार अपने निश्चित कार्यों द्वारा धन बढ़ाने का प्रयत्न करता रहे और सभी प्राणियों के लिए प्रयत्न पूर्वक अन्न का ही दान करता रहे। ठीक है, तो इस प्रकार से वैश्य के बारे में बताया गया। शूद्र के बारे में बताया गया मनुस्मृति में कि शूद्र की स्थिति, उसके कर्तव्य आदि बड़े ही अजीबोगरीब हैं। शूद्र का परम कर्तव्य है कि वह तीनों वर्णों यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की सेवा करे। ब्राह्मण अगर शूद्र को अन्नदान देता है तो उसका कर्मफल निष्फल हो जाता है। ब्राह्मण जो है अगर शूद्र को अन्नदान देता है तो उसका कर्मफल निष्फल हो जाता है, जितना भी कर्म किया वो निष्फल हो जाता है मनुस्मृति के अकॉर्डिंग। श्राद्ध में जो जूठा अन्न बच जाता है उसे अगर शूद्र को दिया जाता है तो ब्राह्मण नरक को जाता है। अगर ब्राह्मण जो खाया और वहाँ पे श्राद्ध वाला जो जूठा अगर किसी शूद्र ने खा लिया तो ब्राह्मण को नरक होता है। शूद्र को धर्म और व्रत आदि का उपदेश नहीं दिया जाता था। शूद्र से पक्का अन्न तो नहीं लिया जा सकता, किंतु अन्न समाप्त होने पर उससे कच्चा अन्न लिया जा सकता है। ठीक, जैसे आजकल सीधा वगैरह देते हैं ब्राह्मणों को, तो शूद्र से उस समय सीधा वगैरह देने की प्रचलित नहीं थी। अभी भी शूद्र बहुत सारे हैं वो सीधा नहीं देते हैं, लेकिन हाँ अब जो है प्रचलित में आ चुका है। अब वर्ण व्यवस्था ऐसी ज़्यादा चीज़ें नहीं दिखती हैं, लेकिन हाँ फिर भी अभी भी वर्ण व्यवस्था कहीं ना कहीं पे समाज में देखने को मिलती है। ठीक, अब हम बात करते हैं, ये सारी चीजें हो गई। अब यहाँ से इतनी बातें हमने वर्ण व्यवस्था के बारे में बता दी। अब यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, उस प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है, और ध्यान रखेंगे ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों की तो यज्ञोपवीत होती थी, और जिनकी यज्ञोपवीत होती थी उनको तो थोड़ा बहुत जो है भगवान को के वेद वगैरह पढ़ने के लिए जो है कहा था, क्योंकि जिनकी यज्ञोपवीत नहीं होती उनको वेद, उनको पुराण, उनको उपनिषद इत्यादि पढ़ने का अधिकार नहीं होता, क्योंकि यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापते यत सहजम पुरस्तात् आयुष्यमग्रम प्रतिमुक्ष शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीत जो होता है वो व्यक्ति को आत्मा अंदर से एवं बाहर से पवित्र कर देता है। कैसे? ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्व अवस्थां गतो अपि वा या स्मृत पुंडरीकाक्षम सावाहे अभ्यंतरः शुचि। तो यज्ञोपवीत क्या करता है? लोगों को बाहर से और अंदर से क्या कर देता है? पवित्र कर देता है, निर्मल कर देता है। जैसे गोस्वामी जी ने लिखा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इस प्रकार से मन को निर्मल कर देता है, तभी भगवान की प्राप्ति होती है। इसलिए यज्ञोपवीत जो पढ़ते हैं उन्हीं को रामायण, उन्हीं को वेद, उन्हीं को उपनिषद, उन्हीं को तमाम प्रकार की स्मृतियां हैं, गृह सूत्र हैं, उनको पढ़ने का अधिकार है। हालांकि आज के भौतिकवादी समाज में ये जो संस्कृति थी, भारतीय परंपरा थी, विरासत में प्राप्त थी, वो मिटती जा रही है। आइए इसी को लेकर के हम एक प्रश्न पर चर्चा करते हैं। वो प्रश्न है कि क्या वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित है या कर्म पर आधारित है? बड़ा ही विवादास्पद प्रश्न है। आइए लेकिन फिर भी इस पर हम चर्चा करते हैं। प्रश्न ये है मित्रों कि वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म नहीं है, कर्म है, इसकी व्याख्या करें। हालांकि इस बात की मैं पुष्टि बिल्कुल भी नहीं करना चाहता और ना ही मैं करने के सक्षम हूं, लेकिन फिर भी बुक में हमने ये सारी चीज़ें लिखी, देखा, तो उसको आपके सामने करना जो है चाहा। तो इसमें जो है मेरी तरफ से ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ये बुक के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूँ सारी चीज़ें। तो यही आप लिख देंगे तो ये ना तो इधर का पक्ष रहेगा ज़्यादा पड़ा भारी, ना इधर वाला पक्ष, दोनों का समन्वयात्मक रूप से विश्लेषण इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक, तो देखेंगे हम
अब किसी बात को किसी जाति धर्म वालों को इस बात से नहीं यहाँ पे लेना है कि ये हिंदुओं के बारे में बता रहे हैं या फिर संस्कृत में बोल रहे हैं, या फिर ये ब्राह्मणों की बड़ाई कर रहे हैं, या फिर वैश्य की बड़ाई कर रहे हैं, शूद्र की बड़ाई कर रहे हैं, या फिर क्षत्रिय की बड़ाई कर रहे हैं। ना तो इसमें मैं किसी की बड़ाई कर रहा हूँ, ना इसमें किसी की घटाई बता रहा हूँ। ठीक, मैं इसमें सम्मानात्मक रूप से विश्लेषण कर रहा हूँ। आइए बात करते हैं वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म है या फिर कर्म है, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, वर्ण व्यवस्था को लेकर अक्सर यह प्रश्न किया ही जाता है कि यह जन्म पर आधारित है अथवा कर्म पर आधारित है। इस संबंध में मित्रों, क्या इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है, क्योंकि 4 वर्णों के आधार पर जो बच्चा जिस वर्ण में जन्म लेता है वह उसी वर्ण का सदस्य कहलाता है। जैसे आप ब्राह्मण के घर में पैदा हुए तो आप जन्म से क्या हैं, ब्राह्मण हैं। प्रसिद्ध दार्शनिक और विद्वान राधा कृष्णन का विचार है कि मानव जीवन में वंशानुसंक्रमणीय गुणों व क्षमताओं का महत्व था। जैसे कि जो ब्राह्मण के घर में बच्चा पैदा होता है वो अपने पिताजी को देखते देखते धीरे उसके अंतर्गत वैसे उसके अपने पिताजी जैसे संस्कार आ जाते हैं, इसलिए वो बच्चा थोड़ा ज्ञानी हो जाता है। तो पुराने जमाने से यानी प्राचीन सभ्यता से देखा जाए तो ब्राह्मण क्या करते थे, विद्या अध्ययन स्वाध्याय किया करते थे। तो अपने पिता को देख देख करके सभी बच्चे विद्या अध्ययन करने में रुचि रखने लगे। इसके साथ ही साथ ब्राह्मण क्या हुए, ब्राह्मण अध्यापन कला इत्यादि के बारे में ज़्यादा जानने लगे और वो जो है एक अच्छे स्तर पर अध्यापन का कार्य करने लगे। जप व्रत क्षमा शील जो है धैर्य इत्यादि रखने लगे। ठीक, तो इस प्रकार से सारी चीजें होने लगी। अब क्या हुआ, क्षमताओं था, किंतु वर्ण व्यवस्था गुण एवं कर्मों पर आधारित थी। अपने कथन की पुष्टि करते हुए वे कहते हैं कि कर्म पर आधारित है। कौन मानते हैं, राधा कृष्ण मानते हैं, जबकि आदि गुरु शंकराचार्य और भी बहुत सारे लोग हैं, वशिष्ठ मुनि हैं, उनके अनुसार देखेंगे तो जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्म पर आधारित है, कर्म पर नहीं है। क्योंकि आज के भौतिकवादी समाज में अगर हम देखें तो मान लिया कोई व्यक्ति है, मैं हूँ, मान लिया मेरे पास 4 भैंस है, मान लिया। अब 4 भैंस है, मैं सुबह को उठता हूँ और सुबह उठने के बाद में मैं भैंस को जो है उसके जो है उस पे बांधता हूँ जहाँ पे उसको खाने किया जाता है। ठीक, चन्नी वगैरह जो कुछ भी बोलते हैं उसको, तो उसपे हम बांधते हैं उसको। ठीक, अब उसको खिलाने के बाद में उसका दूध निकालते हैं, उसको दूध को हम खाते भी हैं। मान लिया हम दूध डेयरी पे लेकर जाते हैं, बेच देते हैं। तो क्या अगर हम दूध बेचने लगे तो हम क्या यादव हो गए? नहीं हो जाएंगे, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं। तो हम ब्राह्मण हैं तो हम यादव का कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन क्या हमको लोग यादव कहेंगे? नहीं कहेंगे। इसी प्रकार से आप जो है खेतों में कार्य करते हैं इस समय, तो क्या आप जो है शूद्र की दर्जा या फिर वैश्य का दर्जा आपको दिया था? नहीं दिया जाता है, क्योंकि आप ब्राह्मण या क्षत्रिय हैं, शूद्र हैं, वैश्य हैं, डोंट मैटर। लेकिन आपका जन्म किस में हुआ है यही आज भी निर्धारण होता है। गांव वगैरह क्षेत्र में, शहरों में भी यही निर्धारण होता है, आप देख लीजिए। हालांकि आज के भौतिकवादी समाज में बहुत सारी फिल्में वगैरह आती हैं जो कि जाति व्यवस्था को नहीं मानती हैं और वरना ही वर्ण व्यवस्था पर उतना विचार करती हैं। फिर भी अगर आप छोटे पर्दे की फिल्मों को देखेंगे, जैसे कि अभी हाल ही में आई थी मिर्जापुर, उसमें देखेंगे तो तिवारी शुक्ला इन सब के बारे में, सिंह ठाकुर इन सब के बारे में, वैश्यों के बारे में, सभी के बारे में जातिगत जो है पीछे का नाम जुड़ा होता है, क्यों शुक्ला जी, क्यों तिवारी जी, इस प्रकार से। ठीक, तो कहीं ना कहीं पे वो पुरानी प्राचीन सभ्यता आज भी विद्यमान है। हालांकि लोग माने या ना माने, या फिर पुस्तक माने या ना माने, लेकिन आज भी अगर हम पाश्चात्य लोगों की बात करें, पाश्चात्य यानी प्राचीन सभ्यता जो यूरोपीय सभ्यता थी, उसकी हम नकल कर रहे हैं धीरे धीरे। हम जो है वहाँ पे वर्ग चलता था, सर्वहारा वर्ग चलता था, कुलीन वर्ग चलता था, पादरी वर्ग चलता था। तो वो वर्ग व्यवस्था के शिकार थे, हम जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था के शिकार नहीं हैं। वर्ण व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जो कि एकदम से निर्मल है, जिसमें सभी का कार्य बांट दिया गया कि फलाने ये करेंगे, फलाने ये करेंगे। ठीक, तो इसी प्रकार से हुआ करता था। अपने कथन की पुष्टि करते हुए इन्होंने कहा जो है राधा कृष्णन ने कि यदि महाभारत और इसके पूर्व के कालों का विश्लेषण करें तो यह ज्ञात होता है कि उस समय व्यक्ति अपना वर्ण जो होता था वो बदल सकता था। यानी जैसे कि विश्वामित्र मुनि थे, वो शुरुआत में क्षत्रिय थे। अब शुरुआत में क्षत्रिय थे, उन्हें बाद में ब्राह्मण के समान माना जाने लगा, ना कि ब्राह्मण माना जाने लगा। विश्वामित्र जी जो थे वो कैसे थे, वो राज ऋषि थे, ना कि वो ब्रह्म ऋषि थे। और वशिष्ठ जो थे वो कौन थे, कुल पुरोहित थे और वो ब्रह्म ऋषि थे। इसलिए आपने देखा होगा रामायण में रामचंद्र जी के गुरु कौन है, वशिष्ठ मुनि हैं।
और जो है जो राज ऋषि हैं वो कौन है, विश्वामित्र हैं। यहीं पे इस बात का खंडन मैं कर देता हूँ राधा कृष्णन जी के, कि जो विश्वामित्र को इन्होंने बताया कि ब्राह्मण के समान माना गया, ना कि ब्राह्मण माना गया। भले कि आप क्षत्रिय थे, आपने ब्राह्मण का कर्म किया, लेकिन पूर्ण रूप से आपको ब्राह्मण का दर्जा नहीं मिला। विश्वामित्र जी को ब्राह्मण का दर्जा नहीं मिला, हाँ ब्राह्मण उनको राज ऋषि का दर्जा मिला। ठीक, विश्वामित्र जी जो थे वो जो है ब्रह्म ऋषि थे पूर्ण रूप से, इसलिए उनको कुल पुरोहित, तो जो कुल पुरोहित होते हैं वो ब्राह्मण को ही लोग मानते हैं। अभी भी आज देखेंगे उनके कुल पुरोहित, शुरुआती आपके घर के जो पुरोहित होंगे, पंडित जिसको बोलते हैं, जो कथा वगैरह बाँचने आपके यहाँ जाते हैं सत्यनारायण जी की, तो वो आपके कुल पुरोहित होते हैं। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें हैं। और जो राज ऋषि होते हैं वो जैसे राजकाज में सहायक होते हैं, लड़ाई वगैरह में, ठीक, इसमें सहायता करते हैं। और हम आगे देखते हैं और भी क्या बताते हैं विश्वामित्र के बारे में इन्होंने बताया। और ये आगे कहते हैं कि हम कह सकते हैं कि उच्च वर्णों में इनके आधार पर इन्होंने बताया कि जब विश्वामित्र को ब्राह्मण के समान माना गया, तो इस बात की पुष्टि हम कर सकते हैं कि उच्च वर्णों में वर्ण बदलना सरल था। वर्ण बदलना सरल था नहीं था, वर्ण के कर्मों को बदलना सरल था। कि आप क्षत्रिय थे तो आप ब्राह्मण का कर्म कर दिए, आप विद्या अध्ययन अध्यापन करना चाहते थे, बिल्कुल करिए, उसमें कोई नहीं रोकता था। हाँ, व्यक्ति आपके पास जाते हैं पढ़ने के लिए या नहीं जाते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक, तो वो इसके आधार पर बता रहे हैं कि इनके आधार पर कि विश्वामित्र जो है ब्राह्मणों का कर्म किए, इसके आधार पर राधा कृष्णन सारी व्याख्या कर रहे हैं। ठीक, इन्होंने कहा कि बदलना सरल था, किंतु शूद्र वर्ण अपने गुण और कर्म के आधार पर अपना वर्ण नहीं बदल सकता था। अब इन्होंने यहाँ पे ये बात बता दी, लेकिन ऐसा नहीं था। शूद्र, हाँ ये था कि शूद्र जो है ये ज्ञान अर्जन, वेद वगैरह नहीं पढ़ सकते थे, ना तो जो है इनको पुरानी रामायण जो वाल्मीकि रामायण है उसको पढ़ने का अधिकार था। ठीक, न तो वेद को स्पर्श करने का अधिकार नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि यज्ञोपवीत नहीं पहने थे। ठीक, जैसा कि हमने बताया कि यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम, यज्ञोपवीत पहनने से व्यक्ति पवित्र माना जाता है पौराणिक ग्रंथों के अनुसार। इसलिए जो है वो पढ़ते थे, जो पहनते थे, जो नहीं पहनते थे वो उनको छूने का आज भी अधिकार नहीं है। ठीक, तो अपने गुण क्या कहा कि वर्णों को बदल सकते हैं। शूद्र जो है वर्ण अपने गुण और कर्म के आधार पर अपना वर्ण नहीं बदल सकता था। राधा कृष्ण ने लिखा कि यास्क ने अपने निरुक्त में शांतनु एवं देवापि नामक दो भाइयों का उल्लेख करते हुए कहा कि उनमें से एक ने क्षत्रिय राजा के रूप में और दूसरे ने ब्राह्मण पुरोहित के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त की है। ठीक है, शांतनु एवं देवापि नामक दो भाई थे। एक भाई बना कौन? क्षत्रिय राजा बना, एक भाई जो है ब्राह्मण पुरोहित बना। ठीक, ब्राह्मण का कर्म किया। ठीक है, तो ये बताइए यास्क ने अपनी पुस्तक निरुक्त में बताया है ये सारी चीजें। आगे हम बढ़ते हैं। भारत में समाजशास्त्र के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर जीएस घुरिये की बात हम करें तो डॉक्टर जीएस घुरिये ने कर्म को वर्ण का आधार माना है। जीएस घुरिये ने भी कर्म को वर्ण का आधार माना है। ठीक है, क्योंकि जीएस घुरिये ने पूर्ण रूप से हमें लगता है सारी चीज़ें अध्यात्म के बारे में सारी चीज़ें नहीं पढ़ी, या फिर अध्यात्म को इन्होंने नकार दिया इसलिए कर्म पर मानते हैं। लेकिन जब आप पुराने दर्शन शास्त्र को पढ़ेंगे तो दर्शन शास्त्र में जन्म पर आधारित मानी गई है व्यवस्था। ठीक है, और कुछ कुछ कर्म पर आधारित मानी गई, कुछ विचारक जन्म पर, कुछ विचारक कर्म पर। ठीक, अपने कथन को प्रमाणित करते हुए डॉक्टर जीएस घुरिये लिखते हैं कि आरंभ में भारत में दो वर्ण ही पाए जाते थे, आर्य या दास्य या दस्य। ठीक है, दास या दस्यु। आर्य अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे और द्रविड़ों को निम्न कहते थे। आर्य अपने को द्विज मानते थे। कालांतर में आर्यों की संख्या में वृद्धि हुई, इसके साथ ही उन्हें कर्मकांड में भी अनेक परिवर्तन हुए। कर्मों की विभिन्नता ने वर्ण यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों श्रेणियां बन गई। इसी तरह के केयम पाणिकक्कर एक विद्वान है, इन्होंने भी वर्ण का आधार कर्म है, जाति नहीं। इन्होंने कर्म को माना है, जाति नहीं माना है जो है वर्ण व्यवस्था का आधार। बल्कि आप यहाँ तक कहते हैं, मतलब आप मतलब यहाँ पे इससे है पाणिकक्कर, केएम पाणिकक्कर महोदय कहते हैं, ये भी समाजशास्त्री हैं। ये कहते हैं कि चार वर्णों का अस्तित्व समाज में कभी नहीं रहा, केवल ब्राह्मणों को ही वर्ण के रूप में माना जा सकता है। वास्तव में वर्ण निर्धारण को ठोस प्रमाणों के आधार पर प्रमाणित करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि ब्रह्मा को प्रतीक रूप में माना गया, जो हमने अभी भी श्लोक बताया था कि ब्राह्मण वस्य मुखामासीद बाहुराजान्याकृता उरु तदस्यत वैश्या पादाभ्याम शूद्रो अजायता। उसी के आधार पर इसी श्लोक का अध्ययन इन्होंने किया और श्लोक की व्याख्या करते हुए उन्होंने बताया कि जो है ब्राह्मण के अंगों के हिसाब से चार वर्ण उत्पन्न हुए ब्रह्मा के।
वह यह एकमात्र काल्पनिक धार्मिक सिद्धांत के सिवा और कुछ नहीं। ये मानते हैं कि एम पाड़ी कक्कर कि ये जो श्लोक है ये कल्पना है, लेकिन मैं मानता हूँ यदि ये कल्पना ही है तो कल्पना इतनी सुदृढ़ एवं इतनी जो है दीर्घकालिक जो है और दूरगामी पथ की थी। ये बात के एम पाड़ी कक्कर जी को ये बात आज होते तो पता चलती, या फिर उनके फॉलोवर्स हैं तो उनको भी ये बात पता होनी चाहिए कि जो बात हमारे भारतीय दर्शन में, हमारे भारतीय वेद में, हमारे पुराणों में जो बात कही गई थी, जिस वर्ण व्यवस्था की बात कही गई, क्या आज उस वर्ण व्यवस्था पर आप आधारित नहीं है? वर्ण व्यवस्था पर आप आधारित नहीं है मान लिया, तो भी आज समाज में वर्ण व्यवस्था देखने को मिलती है और आज भौतिकवादी समाज हावी हो गए। इसलिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, मार काट, दंगा, लड़ाई झगड़ा, जो सोशल प्रॉब्लम्स आज आप पढ़ते हैं वो इसी का परिणाम है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था सही रूप से नहीं चलती है। आज कोई व्यक्ति है जो ब्राह्मण है वो क्षत्रियों का कार्य करता है, क्षत्रिय वैश्य का करता है, वैश्य शूद्र का करता है, शूद्र वैश्य का करता है। इसी प्रकार से सभी लोग सभी का कर्म करते हैं। इसलिए एक दूसरे के प्रति जो है जाति संघर्ष और जो है धर्म संघर्ष की विचारधारा बढ़ती चली जा रही है। पहले था कि ब्राह्मण ब्राह्मण का कर्म केवल करता था, क्षत्रिय क्षत्रिय का कर्म करता था, शूद्र शूद्र का, वैश्य वैश्य का कर्म करता था, और इस प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक इस प्रकार की कोई समस्या भारतीय समाज में नहीं विद्यमान थी। आज जो समस्या हमको देखने को मिलती है, जिसके लिए बीए सेकंड ईयर में समाजशास्त्र के सिलेबस में ये दे दिया गया कि भारतीय समाज में मुद्दे एवं समस्याएं, इसका एक एक पूरा का पूरा प्रश्न ही बना दिया गया, पूरा का पूरा सिलेबस में शामिल कर दिया गया, एक प्रश्न पत्र ही आता है। और ठीक उसी प्रकार से जब आप बीए थर्ड ईयर में आप इस समय पढ़ रहे हैं, बीए थर्ड ईयर का जो थर्ड पेपर है समाजशास्त्र का, उसमें आप सामाजिक मुद्दों का विश्लेषण करने के लिए आपको निबंध लिखने को दिया जाता है कि आप किस प्रकार से किस मुद्दे को समझते हैं, उसकी समस्या, उसके महत्व, उसके लिए उसकी हानियाँ, उसके लाभ को किस प्रकार से विश्लेषणात्मक रूप से परिभाषित करके हुए आप कॉपी के माध्यम से हमारे तक पहुंचा सकते हैं। इस प्रकार की अपेक्षा एग्जामिनर रखता है। ठीक, तो ये सारी उपज कहाँ की है? यही इसी की है, क्योंकि आज भौतिकवादी समाज हम पर हावी हो रहा है। ठीक, आगे बात करें हम तो यह मात्र एक काल्पनिक धार्मिक सिद्धांत के सिवा और कुछ भी नहीं, ये बता रहे हैं कि एम पाणिकक्कर। यदि भारत में 4 वर्ण थे तो भारत में हजारों जातियों की उत्पत्ति कैसे हुई? क्योंकि जातियों की उत्पत्ति हुई भाई, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण में कई तमाम सारी जातियां हुई, हर एक के वंशज होते चले गए। आज धर्म पहले एक ही था, सनातन धर्म, उससे बहुत सारे धर्म निकलते चले गए धीरे धीरे। अब उससे बौद्ध धर्म निकलते चले गए। किसी भी धर्म में 2-3-4 शाखाएं होती हैं, क्यों होती हैं? तो भैया किसी न किसी आपके घर में है, मान लिया आपका घर है तो आपके घर में बंटवारा नहीं होगा? धीरे धीरे करके जहाँ पे 4 बर्तन रहेंगे वहाँ पे खटपट तो लगा ही रहेगा। तो बंटवारा हुआ उनके प्रजाति, मान लिया आप आज आप कहते हैं कि इनका परिवार था, कल को हो जाएगा कि पहले भाई का नाम लिया जाएगा, फिर दूसरे भाई का कि फला का परिवार है, ये फला का परिवार है, तो बदलता चला जाएगा। उसी प्रकार से धीरे धीरे करके जातियाँ बढ़ी, लोग बढ़े, तो जो है जब लोग बढ़े तो उसी के हिसाब से लोगों के कर्म भी विभाजित करते चले गए। इसी के हिसाब से जो है जातियाँ जब हजारों की संख्या में हुई तो उनके कर्म भी हजारों की संख्या में हो गए। जैसे मान लिया शूद्र वर्ग में, मान लिया यादव की जो अहिर कहे जाते हैं, उनको गाय भैंस दूध के लिए जो है जाना जाता है आज के भौतिकवादी समाज में। मौर्य को खेती के लिए जाना जाता है। बनिया यानी गुप्ता वगैरह को किसके जो है दुकान या फिर जो है पेट पालने के लिए जो धन संचयन की व्यवस्था होती है उनकी, उसके लिए जाना जाता है। इसी प्रकार से और भी लोग हैं जिनको अलग अलग कार्यों से, कुम्हार को बर्तन बनाने की कला, बढ़ई है तो बढ़ई को क्या करना पड़ता है, जो है दरवाज़ा वगैरह लकड़ी का काम करने को मिल गया। इसी प्रकार से मिस्त्री जो घर बनाते, भिस्ती इत्यादि को अलग अलग प्रकार के कर्मों के अनुसार बांट दिया गया। तो जाति व्यवस्था बढ़ी है तो कर्म के साधन भी बढ़े हैं। इस बात की पुष्टि ना तो के एम पाणिकक्कर सही से कर पाते हैं, ना तो जीएस घुरिये करते हैं। हालांकि ये मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ सारी चीज़ें, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण के से बता रहा हूँ। इन्होंने अपने सामाजिक दृष्टिकोण से सारी बातें कही हैं, लेकिन मैं वैज्ञानिकता पर आधारित बातें कर रहा हूँ। आज के भौतिकवादी समाज में ये सारी बातें होती तो कहीं ना कहीं में भारत आज विश्व गुरु कहलाता। ठीक, क्योंकि हम सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के पथ पर आज भी अग्रसर हैं। ठीक, हजारों उत्पत्ति कैसे हुई, अब हमने बता दिया कि हजारों की उत्पत्ति कैसे हुई, सारी चीजें हमने बता दी। ठीक है, जैसे अब के एम पाणिकक्कर जी के घर में भी बंटवारा हुआ होगा कहीं ना कहीं पे। ठीक, तो वो उसी प्रकार से जातियों में बंटवारा हुआ धीरे धीरे कि कौन शुक्ला है, कौन जो तिवारी ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय जो है बांदर गोती है, कौन जो है सूर्यवंशी है, कौन चंद्रवंशी है। ठीक है, इस प्रकार से सब में होता है।
इन्हें किसी भी वर्ण में समाहित नहीं किया जा सकता है। अब ये कहते हैं इन्हें किसी वर्ण में समाहित नहीं किया जा सकता है, मुझे बताओ कौन सी जाति किस वर्ण में है, मैं बता दूंगा कौन सी जाति कौन से वर्ण में है, क्योंकि हमने पुराण पढ़े हैं, हमने जो है वेद का अध्ययन तो नहीं किया लेकिन हमने पुराण पढ़े हैं। श्रीमद् देवी भगवत महापुराण 5 चक्कर पढ़ चुका हूँ। श्रीमद् भगवत पुराण जो कृष्ण भगवान वाली है उसको भी मैं 5-6 बार पढ़ चुका हूँ। रामायण श्री रामचरितमानस पता नहीं कितनी बार पढ़ चुका हूँ। इसके अलावा और भी सारे ग्रंथ हमने पढ़ा है, ठीक है। सत्यनारायण जी की कथा तो पता नहीं कितनी में हमने बाँच दिया कर दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इनमें से वर्ण में समाहित नहीं किया जा सकता, मैं बता रहा हूँ, मैं समाहित कर दूंगा सभी को, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हैं, आप लिखिएगा अपने हिसाब से लिखिएगा, कोई ज़रूरी नहीं कि पुस्तक के बातों में लिख दीजिएगा। जो आपको समझ में आता है, जो हम बताते हैं, अगर हमारा तर्क सही उतरता है तो आप हमारे तर्क को अगर आप लिखेंगे कॉपी में तो आपको अच्छा से अच्छा नंबर मिल जाएगा। अगर आप किताबी भाषा लिखेंगे तो कोई आपको उतना नंबर नहीं दे सकते जितना आप अगर तार्किक विश्लेषण करेंगे किसी बात का, जैसे मैं आज कर रहा हूँ। आप वर्तमान चीज़ों को, जैसे कि हमने बताया कि जहाँ 4 बर्तन रहेंगे वहाँ खटपट लगा रहेगा, इस बात की आप पुष्टि करते यहाँ पे कि जो है के.एम. पाणिक्कर ने कहा कि यदि भारत में 4 वर्ण होते तो भारत में हजारों जातियाँ कैसे उत्पन्न होती। तब इसी में आप बोलते कि भैया जो है के.एम. पाणिक्कर ने ये बताया। अब इसमें यदि आप हम अपने हिसाब से सोचें आज के परिप्रेक्ष्य में, तो जहाँ पे 4 बर्तन होते हैं वहाँ पे खटपट लगा रहता है, इसलिए धीरे धीरे करके लोगों का अलग अलग समूह बढ़ता गया। इसलिए लोगों में, जातियों में भी उपजातियां बनती गई, उपजातियों में भी जनजातियां बनती गई। इस प्रकार से लोगों की संख्या में वृद्धि होती गई और जातियों की संख्या में वृद्धि होती गई। साथ ही कर्म के सिद्धांत यानी कर्म के पहलू भी सामने नए नए तरीके से आते गए, ठीक। तो ये सारी चीजें आप विश्लेषण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भारत में एक जाति के अनेक उपजातियां हैं, तो उसको भी हमने अभी भी बताया, और अनेक जनजातियां हैं, बिल्कुल ठीक है। इन्हें हम, ठीक है, इन्हें हम वैज्ञानिक आधार पर अथवा जन्म और कर्म के आधार पर किसी भी वर्ण में नहीं रख सकते, ये बताते हैं के.एम. पाणिक्कर, लेकिन हम रख सकते हैं, मैं रख दूंगा, ठीक है, आप भी रख देंगे। श्रम और प्रकारात्मक आधार पर भी हम संपूर्ण समाज को 4 भागों में विभाजित नहीं कर सकते, संपूर्ण समाज को नहीं कर सकते। हाँ, जो है निश्चित समाज को हम कर सकते हैं। जैसे उस समाज में अगर हिंदू धर्म के लोग रहते हैं तो वो वर्ण व्यवस्था पर आज भी विश्वास करते हैं, वो हो जाएगा। लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोग रहेंगे तो वो अपने हिसाब से चलेंगे। हालांकि मैं कहता हूँ कि जो है समान नागरिक संहिता या फिर जो है वो अगर ला दिया जाता है तो भी वो आज के परिप्रेक्ष्य में सही ही होगा। जो है राजनीतिज्ञों ने सोचा है वो सही ही होगा जहाँ तक है आज के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि तब उस समय राजशाही चलती थी। आज के समय में क्या है, प्रजातंत्र है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है भारत। तो इसके लिए जो है समान नागरिक संहिता ज्यादा सुटेबल है, ठीक है। अस्तु यह अभी तक विवादास्पद है मित्रों कि जन्म पर आधारित है व्यवस्था या कर्म पर आधारित है, ऐसा आप लिखेंगे कि अस्तु या फिर अतः ये अभी तक विवादास्पद विषय बना हुआ है कि वर्ण जाति पर आधारित है या फिर कर्म पर आधारित है या फिर जन्म पर आधारित है। वास्तव में वर्ण कंसेप्ट को सामाजिक विकास के किसी भी स्तर पर हूबहू रूप से प्रमाणित नहीं किया जा सकता। ना तो कर्म के आधार पर देखा जाएगा, तो वर्ण व्यवस्था को पूर्ण रूप से आधार मान लिया जाए कर्म को, तो उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। वर्ण व्यवस्था को ना तो जन्म के आधार पर पूर्ण रूप से परिभाषित किया जा सकता है, क्योंकि विश्वामित्र और भी लोग जो है क्षत्रिय से ब्राह्मण बने हैं, ठीक है, या फिर ब्राह्मण से कुछ लोग क्षत्रिय भी बने हैं। जैसे परशुराम जी को बहुत से लोग कहते थे कि ये जन्म से तो ब्राह्मण थे लेकिन कर्म से क्षत्रिय थे, ठीक है। इसी प्रकार से कर्म से क्षत्रिय थे लेकिन वो क्षत्रिय थे नहीं, क्षत्रिय के समान थे। विश्वामित्र जी ब्राह्मण थे नहीं, ब्राह्मण के समान थे, ठीक, बात की पुष्टि हो गई। तो इसलिए ना तो जन्म पूर्ण रूप से खरा उतरता है, वर्ण व्यवस्था को आधार मानते हैं, ना तो जाति पूर्ण रूप से, ना तो कर्म, ठीक है। तो कोई भी पक्ष पूर्ण रूप से वर्ण व्यवस्था को डिफाइन करने में सक्षम नहीं है, अतः यह मुद्दा विवादास्पद बना हुआ है। ऐसा आप लिख के चले आएंगे। आपको अगर 15 नंबर का प्रश्न होगा या 10 नंबर का होगा, पूर्ण रूप से नंबर मिल जाएगा, ठीक है। नहीं मिलता है, आप हमारे व्हाट्सएप पे या फिर हमारे जो है इस चैनल से जुड़े रहेंगे, तो बाद में आप बताइएगा नहीं मिला है तो उस बात की पुष्टि भी किया जाएगा कि क्यों नहीं मिला। आप अगर कॉपी में बताएंगे किस प्रकार से हमने लिखा, तो उस बात को मैं देखूंगा, परखूंगा कि हाँ आपने कहाँ पे गलती करी है और कैसा आपको लिखना चाहिए था, ठीक। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में।
ठीक, एक नई वीडियो में हम मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग अच्छे तरीके से रहेंगे और हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करेंगे। अब हम जो है धीरे धीरे करके हर एक विषय की जो विषय की रिक्वायर्ड हो आपकी, जैसे कि सोशियोलॉजी हो गया, आप गृह विज्ञान लिए हो, या फिर आप शिक्षा शास्त्र थर्ड ईयर कर रहे हैं, हिंदी साहित्य हो गया, और भी सब्जेक्ट है, मनोविज्ञान इत्यादि है, सब पे वीडियो बनाऊंगा। थर्ड ईयर की बनाऊंगा, सेकेंड ईयर की, एमए की भी अब क्लास लगने वाली है। तो आप जिस भी विषय के या फिर जिस भी ईयर में हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे। अच्छी जानकारी, तार्किक विश्लेषण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मद्देनजर रखते हुए आपको मिलेगी। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में तार्किक क्षमता का विश्लेषण करने के लिए। जय हिंद, जय भारत, तब तक के लिए।